दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक निजी यूनिवर्सिटी से रैगिंग का एक वीडियो सामने आया। कुछ लड़कियां एक लड़की के साथ मारपीट करती नजर आई उसमें। हालांकि इस मामले में पीड़ित लड़की की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई, लेकिन वीडियो पर हंगामा मच गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के लिए एक कमेटी बना दी ताकि मारपीट के पीछे की पूरी कहानी सामने आ सके। वीडियो में एक कमरे के अंदर कुछ लड़कियां बैठी नजर आईं। उनमें एक लड़की सामने बैठी लड़की को पीटती दिखाई दी, बाल खींचकर थप्पड़ मारती रही, गालियां देती रही। एक दूसरी लड़की मारपीट करने वाली लड़की को उकसाती रही। मुंह तो सीधा बस हो गया। अरे मुंह सॉरी बोलो सबको, सॉरी बोल सबको, सॉरी बोलेगी। मैंने तेरे को पैर नीचे कर दिया अपने, मेरे बाप को बोलेगी। आरोप यह लगाया गया कि यह वीडियो में रैगिंग हो रही थी। पीड़ित लड़की रोती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। मारपीट कर रही लड़की को पीछे धकेलती दिखाई दी, कहती रही कि पिटाई की वजह से खून निकल रहा है, उसके साथ मारपीट मत करो। लेकिन मारपीट कर रही लड़की पर कोई असर नहीं हुआ, ऐसा दिखा। वो उसे बार बार सॉरी बोलने के लिए कहती रही। लड़की समझ आ रहा है, कौन आ रहा है? ये जो मैंने करा है ब्रो, सॉरी बोलेगी अभी तक। लिटरली क्राइड ना, अब बोलेगी सॉरी, बोल सॉरी। तो वीडियो से पहले की कहानी क्या थी वो तो पता नहीं चला, लेकिन पिटाई के बाद पीड़ित लड़की के साथ गाली गलौज का दौर शुरू हो गया। मारपीट कर रही लड़की ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी, भला बुरा कहती रही। एक दूसरी लड़की भी पीड़ित लड़की को गालियां देती रही। मेरे बाप पे बोला कैसे? इसके बाप तेरे बाप पे बोलूं? तेरे बाप को फोन करके कहूं मेरे बाप के बारे में क्या बोल रही है? इसका रूम नंबर बता दे। जब इसका बाप तेरे से पूछता है कहाँ है ये? वीडियो में यह सब दिखता रहा। उससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो तो साफ नहीं है, लेकिन वीडियो में जो हुआ, कमरे के अंदर थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। कई लड़कियां खड़ी रहीं, किसी ने भी पीड़ित लड़की की मदद नहीं की जो उस वीडियो में पीड़ित दिख रही है। बाकी सब चुपचाप खड़ी रहीं, उसे बचाने की कोशिश नहीं की। बचाया 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 बचाया। तेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अपनी मम्मी को बचा। सॉरी बोलते क्या? 16 लोग खड़े हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में मौजूद एक निजी यूनिवर्सिटी की यह घटना बताई गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बना दी। पुलिस ने दावा किया कि वीडियो 10 से 12 दिन पुराना है। पुलिस कह रही है इस मामले में न तो पीड़ित लड़की ने शिकायत की है, जो इस वीडियो में पीड़ित दिख रही है, न तो उसने शिकायत की है, न ही यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है यूनिवर्सिटी प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर मारपीट करने वाली लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर बिहार के बख्तियारपुर में रेलवे ट्रैक पार करने के चक्कर में 2 लोगों की जान चली गई, 2 महिलाओं की जान चली गई। वो दोनों फुटओवर ब्रिज से जाने के बजाय रेलवे ट्रैक पर उतर गई। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रही थी। जल्दबाजी में वो रेलवे ट्रैक पर दौड़ गई, लेकिन उनकी धड़कनें तब तेज हो गई जब उन्हें सामने से एक ट्रेन आती दिखी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की भी सांसें थम गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इससे पहले कि लोग उन्हें प्लेटफॉर्म पर खींच पाते, ट्रेन उन तक पहुंच गई। महिलाओं ने भी खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। दोनों दीवार से चिपक गईं, प्लेटफॉर्म की दीवार से, ताकि किसी तरह उनकी जान बच जाए, लेकिन ट्रेन तेज रफ्तार में आई और उन्हें कुचलती हुई गुजर गई। सन्नाटा छा गया, आसपास के लोग सन्न रह गए। रेलवे ट्रैक की तरफ उन्होंने नजर दौड़ाई तो वो कांप गए। दोनों महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह घटना हुई बिहार के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर। हादसे से पहले वो महिलाएं रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। दोनों के हाथ में सामान था। प्लेटफॉर्म के काफी करीब पहुंच गई थीं, लेकिन उसकी ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाए। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ भी थी। ट्रेन को इतने करीब आते देखकर लोग डर गए। हालांकि 2 लोगों ने महिलाओं की मदद की, उनका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, खींचने लगे, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो प्लेटफॉर्म पर गिर गए। ट्रेन के डर से सब पीछे हट गए। महिलाओं का हाथ छूट गया, वो ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी जान चली गई।
उधर बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने हथियार लहराकर डांस किया। हथियार लहराते हुए ढुमके लगाते हुए नजर आए। अनंत सिंह पटना से गोपालगंज पहुंचे। गोपालगंज के हथुआ इलाके में एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ कई समर्थक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और डांस करने के लिए कुछ लड़कियों को बुलाया गया। उन लड़कियों ने कार्यक्रम में डांस करना शुरू किया और उनके साथ अनंत सिंह के समर्थक भी डांस करते दिखे, झूमते दिखे, भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाते दिखे, हथियार लहराते दिखे। एक समर्थक ने अपने दाहिने हाथ में राइफल पकड़ ली, खुशी से झूम उठा, दोनों हाथों को फैलाते हुए डांस करता दिखा। उसके साथ अनंत सिंह के बाकी समर्थक भी हथियार लेकर डांस करते नजर आए। हॉल में उनके अलावा कुछ लोग बैठे दिखे, वो लोग उनका डांस देखते रहे। इस दौरान अनंत सिंह भी मौजूद रहे। अनंत सिंह के सामने उनके समर्थक खुलेआम हथियार लहराते हुए डांस करते रहे। हथियार लहराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में एक जिम संचालक को गिरफ्तार कर लिया। उस जिम संचालक के भाई को भी पकड़ लिया। इनके नाम अकरम बेग और आलम बेग बताए गए और आरोप लगाया गया कि दोनों ने मिलकर जिम में आने वाली एक महिला का रेप किया, अश्लील वीडियो बनाए, उनसे लाखों रुपए वसूल लिए। ब्लैकमेल से परेशान होकर पीड़ित महिला पुलिस के पास पहुंच गई, पुलिस बता रही है, और दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस कह रही है महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वो करीब 2 साल से अकरम के जिम में जा रही थीं। उन्होंने दावा किया अकरम और आलम ने उन्हें तेजी से वजन घटाने का झांसा दिया और एक खास तरह की प्री वर्कआउट ड्रिंक पिलाई। जिम में कसरत शुरू करने से पहले प्री वर्कआउट ड्रिंक। महिला ने बताया पुलिस को कि उसमें आरोपियों ने कोई नशीली चीज मिला दी थी। मतलब महिला ने यह आरोप लगाया कि ऐसी चीज मिला दी थी जिससे वो बेहोश हो गई थी और बेहोशी की हालत में अकरम ने जिम के अंदर उनका रेप किया था, उनके अश्लील वीडियो बनाए थे। तेजी से वजन घटाने के नाम पर प्री वर्कआउट ड्रिंक देना ऑफर किया तथा उसे बनाकर उसमें कोई नशीला ड्रग मिलाकर इन्हें उसका सेवन कराते थे तथा नशे की हालत में जिम में ही बने एक प्राइवेट कमरे में इनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के उपरांत उस सीसीटीवी फुटेज में उसे रिकॉर्ड कर उसे अपने पास संग्रहित कर लिया। जो एफआईआर दर्ज हुई उसके मुताबिक अश्लील वीडियो दिखाकर दोनों भाइयों ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। महिला से पैसों की डिमांड करने लगे थे, पैसों के लिए बार बार परेशान करते थे। नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते थे, परिवार को जान से मारने की धमकी देते थे। इस महिला इनके पति इनके बच्चों का पीछा करना शुरू कर दिया तथा उसकी पूरी फोटो वगैरह खींचकर या उनको धमकाते थे तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर इस महिला से लगातार नगद अवैध वसूली करता रहा। पुलिस कह रही है दोनों आरोपियों ने मिलकर महिला से करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी डिमांड खत्म नहीं हो रही थी। और उसके वीडियो बना लिए गए जिसके आधार पर महिला को ब्लैकमेल किया जाने लगा था। अकरम बेग और आलम बेग दोनों ने पहले उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की। जब महिला ने वो डिमांड पूरी कर दी तो बढ़कर के ये डिमांड 50 लाख हो गई और फिर ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने जिम जाना छोड़ दिया। उन्होंने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया, महिला कह रही। और पुलिस को महिला ने बताया कि जब उन्होंने जिम जाना बंद किया तो अकरम, जिम संचालक अकरम अपने भाई के साथ उनके घर पहुंच गया था और घर जाकर महिला को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे वो। पुलिस कह रही है दोनों आरोपी हर वक्त महिला पर नजर रखते थे, वो कहां जाती हैं, घर से कब निकलती हैं, किनसे मिलती हैं, हर एक चीज पर दोनों की नजर होती थी, जिससे महिला परेशान हो गई थी। वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। एफआईआर के मुताबिक महिला ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, पैसों की डिमांड करते रहे। तो तंग आकर महिला ने पुलिस में दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। महिला के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने एक टीम बना दी। जांच हुई और पुलिस ने जिम संचालक अकरम और उसके भाई आलम को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस कह रही है दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। हाथ जोड़कर दोनों ने माफी मांगी और पुलिस गिरफ्त में दोनों लंगड़ाते भी नजर आए। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ।
बरेली के सिविल लाइंस इलाके में मौजूद आरोपियों के जिम को पुलिस ने सील कर दिया। आरोप है इसी जिम में महिला का रेप किया गया था। पुलिस सूत्र दावा कर रहे हैं दोनों भाई जिम में आने वाली हिंदू समुदाय की महिलाओं को टारगेट करते थे। खासकर ये दोनों अकरम बेग और आलम बेग हिंदू घरानों की महिलाओं और लड़कियों को ही टारगेट करते थे, खासकर ऐसी महिलाओं को जिनसे ये ब्लैकमेल करके मोटा पैसा वसूल सकें। पुलिस कह रही है आरोपियों के पास से 2 पेन ड्राइव बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है पेन ड्राइव में कई महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों ने कितनी महिलाओं को का यौन शोषण किया और या अश्लील वीडियो दिखाकर उनसे पैसे वसूले। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप लगा कि उन्होंने एक टीचर पर टीका हटाने का दबाव बनाया, धार्मिक टैटू हटाने का दबाव बनाया, और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया। हालांकि प्रिंसिपल ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। प्रिंसिपल के मुताबिक उन्होंने टीचर से न तो कलावा उतारने को कहा, न ही टीका हटाने को कहा, लेकिन टीचर की तरफ से लगाए गए आरोपों की वजह से मोदी नगर के उस स्कूल के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कई लोग वहां पहुंच गए। उस स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने गेट पर लाल रंग के पेंट से जय श्री राम लिख दिया और फिर वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस टीचर के मुताबिक वो 2012 से वहां पढ़ा रही हैं। 2 साल पहले उस स्कूल में नई प्रिंसिपल आई। उन्होंने आरोप लगाया जब से वो आई तब से स्कूल का माहौल बदल गया। प्रिंसिपल ने टीचरों और बच्चों को कलावा पहनने से मना कर दिया, टीका लगाने से रोक दिया। उनके मुताबिक प्रिंसिपल ने धार्मिक टैटू हटाने के लिए भी उन्हें कहा। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे कहा ये अपने श्री राम के जो निशान तुम्हारे हाथों पर बने हुए हैं इन्हें हटाओ। मेरा टीका हटाने के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही। उसके अलावा उस स्कूल में पढ़ाने वाले दूसरे टीचरों ने भी इन आरोपों से इनकार किया। एक टीचर ने कहा वो रोज कलावा और टीका लगाकर स्कूल आती हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल ने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा। हमारे टीचर्स भी है, अभी भी बंधे हुए हैं सर। ऐसे कोई आरोप तो है ही नहीं है सर। टीका भी लग रहा है मेरे, मैं डेली लगा के आती हूँ, टीका भी और कलावा भी। ऐसे कोई बात नहीं है सर। ये आरोप लगाने वाली टीचर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वो टीचर ने आरोप लगाया प्रिंसिपल ने उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया। जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो प्रिंसिपल ने उनके बेटे को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट थमा दिया। मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया गया, उसको टीसी दे दी गई। आज मेरा बच्चा मैंने हॉस्टल में एडमिट कर दिया, वहां से बीमार हो के आ गया मेरा बच्चा बहुत बीमार है। प्रिंसिपल ने इन आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। उनके मुताबिक टीचर ने खुद अपने बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा था दूसरे स्कूल में जाने के लिए। उन्होंने बाकायदा इसके लिए एप्लीकेशन दी थी, प्रिंसिपल कह रही हैं। उन्होंने टीसी के लिए अप्लाई किया था? अप्लाई किया था। अच्छा, वो आरोप लगा रहे कि टीसी आपने जबरन काट के दिया? नहीं सर, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। बच्चे तो वैसे थोड़ा बहुत शरारती होते हैं, लेकिन वो तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन आया था तो उसके हिसाब से स्कूल ने टीसी दे दी। तो इस पूरे मामले को लेकर काफी देर तक उस स्कूल के बाहर हंगामा होता रहा। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पुलिस वहां आ गई, मामला शांत करवाया। लेकिन इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी सामने आया। वहां कपड़ों के एक शोरूम में बवाल हो गया। वहां भी तिलक और कलावे को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू महासंघ नाम के एक हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बताया कि उस शोरूम में, आरोप लगाया उन्होंने कि उस शोरूम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उनसे शिकायत की कि उस शोरूम के मैनेजर तिलक लगाने से मना करते हैं, हाथ में कलावा पहनने से मना करते हैं। तो वो हिंदू महासंघ नाम का संगठन कह रहा है कि उनको शिकायत मिली तो उनसे जुड़े लोग शोरूम के बाहर पहुंच गए। हालांकि शोरूम के मैनेजर ने इन आरोपों से इनकार किया। वो कह रहे हैं वो खुद हिंदू हैं, वो किसी भी कर्मचारी को इन चीजों के लिए मना करते ही नहीं है। लेकिन हिंदू महासंघ नाम के इस संगठन के लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उनके माथे पर उन्होंने टीका लगा दिया, फिर मंत्रोच्चार करने लगे, उनके हाथ में कलावा बांध दिया।
वो लोग इतने पर नहीं रुके, वो शोरूम के अंदर घुस गए। वहां एक एक कर्मचारी के माथे पर टीका लगा दिया, हाथों पर कलावा बांध दिया, शोरूम के बाहर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। वो कह रहे हैं उस शोरूम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने मैनेजर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद वो उन्हें चेतावनी देने आए थे कि अगर आगे से ऐसी कोई शिकायत उनको मिली तो वो उस शोरूम में तोड़फोड़ कर देंगे। वो मानसिक प्रताड़ित कर रहा है कि आप यहाँ तिलक नहीं लगाओगे, आप यहाँ भगवा नहीं पहनोगे, आप यहाँ कलावा नहीं पहनोगे। कुल मिलाकर हिंदू विरोध की बात उसके द्वारा की जा रही। तो आज हमने उसको शोरूम में घुसकर उसको चेतावनी दी। शोरूम के मैनेजर सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस कर्मचारी ने आरोप लगाया उसने शोरूम में सिर्फ 2 दिन काम किया था, 2 दिन काम किया और फिर अचानक इस्तीफा दे दिया और झूठे आरोप लगा दिए। जो लड़के को तकलीफ हुई वो लड़का हमारे पास में सिर्फ 2 ही दिन वर्क किया है और हमको भी एग्जैक्टली नहीं पता, उसने रेजिग्नेशन डाला, हम लोगों ने मना नहीं किया और हम लोग भी कुछ बोलते नहीं उसको। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने उस हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों से बात की, शोरूम के मैनेजर से बात की और फिर पुलिस ने भरोसा दिया कि वो सच पता लगाने के लिए शोरूम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से बात करेगी। यहाँ भी मैंने जो मैनेजर से बात की, उन्होंने भी यही बोला है कि एक ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए हमें बोला गया है, टीका चंदन लगा के ना आने के लिए हमने नहीं बोला है। फिर भी इस संबंध में जो यहाँ का स्टाफ है उनसे चर्चा करेंगे। तो हिंदू महासंघ नाम के इस संगठन के लोगों ने पुलिस से इस मामले की फिर शिकायत की। 10 दिन के अंदर शोरूम के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ 10 दिन में तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सौभाग्य की एक बात ये कि ये जो आए दिन जगह जगह से खबरें आती जा रही हैं कि लोगों को टीका लगाने से रोका, कलावा बांधने से रोका और फिर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन हो जाता है वहां पर, उसमें जांच पूरी होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई ऐसी सख्त करने की जरूरत है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो करने की आगे कोई सोच भी ना सके। लेकिन अगर कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे इल्जाम भी लगा रहा है तो वो भी ऐसा सोच ना सके। जांच के बाद यह भी होना चाहिए। एक लेंसकार्ट का मामला आया तो अब रेल ही बन गई है इन खबरों की। गाजियाबाद के मोदी नगर के स्कूल में टीचर ने प्रिंसिपल पर आरोप लगा दिया, टीचर ने प्रिंसिपल पर आरोप लगा दिया कि उनको निकाल दिया क्योंकि वो टीका लगाकर आती थी। जबलपुर में कपड़ों के शोरूम में एक कर्मचारी ने यही आरोप मैनेजर पर लगा दिया और हिंदूवादी संगठन अलग अलग नामों के हर जगह पहुंच गए हैं, इस पर हंगामा कर रहे हैं। अब ये लोग पुलिस में भी शिकायत नहीं करते। जो ये टीका या कलावा ना पहनने देने का आरोप लगाते हैं वो पुलिस में शिकायत नहीं कर रहे। पुलिस में क्यों नहीं कर रहे? ये हिंदूवादी संगठनों के पास क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं जहां सुनवाई नहीं होगी। कोई अगर ये आरोप लगाएगा कि उसको टीका लगाने से रोक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं होगी, मध्य प्रदेश में सुनवाई नहीं होगी। मुरादनगर में जो टीचर इल्जाम लगा रही हैं वो कह रही हैं 2 साल से ये नई प्रिंसिपल आई हैं, तो अभी तक किसी और ने कुछ क्यों नहीं बोला? बाकी टीचर कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो सारे टीचर गलत बोल रहे हैं क्या? ये हिंदूवादी संगठन के लोग ही सही बोल रहे हैं? जबलपुर में कपड़ों के शोरूम के मैनेजर बता रहे हैं कि वो कर्मचारी तो काम पर ही 2 दिन आया था, 2 दिन काम पर आया, इस्तीफा दे दिया और इल्जाम लगा दिया कि कलावा नहीं पहनने देते, टीका नहीं लगाने देते। वो कह रहे हैं हां ड्रेस कोड है लेकिन हमने तो कभी कलावा और टीके से रोका नहीं। जो माहौल है उसमें कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है? ये बात गले से उतर ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई स्कूल की प्रिंसिपल एक टीचर को बोल सकती है कि टीका मत लगा कर आओ, नहीं मानने पर स्कूल से निकाल देगी वो, इस माहौल में। और ये कौन से संगठन है? ये क्या ये भी नहीं देखते कि जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अगर आरोप वाकई सही है तब तो बिल्कुल सजा दो, लेकिन कानून से दो ना। कानून तो वहां काम कर रहा है ना, कोई नहीं सुनवाई हो रही क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? लेकिन अगर यह सब सिर्फ अपनी पर्सनल किसी खुंदक में किया जा रहा है या किसी एजेंडे में किया जा रहा है तो फिर पुलिस पकड़कर ऐसे लोगों पर भी एक्शन ले, क्योंकि यह नेतागिरी करने का भी आसान रास्ता बन गया है इन संगठनों के नाम पर। जरूरी नहीं यहां पर यह नेतागिरी संगठनों के नाम पर हो रही हो, लेकिन होती तो है कई जगह। अब ऐसे तो किसी भी काम में कोई भी किसी को कुछ ही बोल ही नहीं पाएगा। सीधा इल्जाम यह लगा दो कि टीका नहीं लगाने देते, कलावा नहीं पहनने देते। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अगर आरोप फर्जी हुए तो कहीं कोई वाकई भेदभाव हो रहा होगा
वो भी फिर ऐसे लोगों के चक्कर में फर्जी माना जाएगा और जिसको सही में मदद की जरूरत होगी वो ही अकेला पड़ जाएगा। 100 बात की एक बात। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में जो हादसा हुआ था उसके बाद घायलों से पैसे वसूलने के आरोप लगे। उस पर प्रशासन ने एक प्राइवेट अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया 1 महीने के लिए। आदेश दिया कि 1 महीने तक वहां किसी का इलाज नहीं किया जाएगा। नई मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी। जो मरीज पहले से भर्ती हैं वहां उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का निर्देश दे दिया। अस्पताल पर आरोप लगा था कि उसने कुछ घायलों से इलाज के बाद पैसे वसूले थे। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियमों का हवाला दिया कि ऐसी घटनाओं में प्राथमिक इलाज करने के लिए घायलों से पैसे नहीं लिए जा सकते। 30 अप्रैल को क्रूज बोट डूब गई थी, याद होगा आपको। 13 लोग मारे गए थे, कई लोग हादसे में घायल हो गए थे। कुछ लोगों को जबलपुर के गौर तिराहा इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था इलाज के लिए। बाद में अस्पताल पर यह आरोप लगा कि उसने घायलों का इलाज तो किया लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में उनसे पैसे भी लिए। प्रशासन के मुताबिक हादसे में घायल हुए कई लोग ऐसे भी थे जिनका सब कुछ बरगी डैम में डूब चुका था। बैग डूब गया था, पर्स डूब गया था, 1 रुपया नहीं था उनके पास। उन्होंने किसी तरह यहां वहां से इंतजाम करके अस्पताल को इलाज के लिए पैसे दिए थे। वो पर्यटक भी थे, बाहर से आए थे। जानकारी मिली तो प्रशासन सख्त हो गया। डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए। जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल का लाइसेंस ही 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अस्पताल को निर्देश दिया गया है कि इस बाबत वो अपना 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे। जवाब यदि संतोषपूर्वक नहीं होगा तो इसमें और भी आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अस्पताल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन किया है, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई। विभाग कह रहा है करीब 10 मरीजों को वहां इलाज के लिए लाया गया था। क्रूज बोट हादसे के बाद भर्ती कराया गया था। 30 अप्रैल को हादसा जबलपुर के बरगी डैम में हुआ था। कई लोग क्रूज बोट में सवार थे। मौसम बदल गया था, तेज हवाएं चलने लगी थी। डैम का पानी समंदर की लहरों की तरह ऊपर उठने लगा था। लहरों में फंसकर बोट डूब गई थी। उसमें सवार सभी लोग पानी में डूब गए थे। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 भाइयों के बीच आपसी विवाद हुआ और इतना बढ़ गया कि एक भाई ने खुद को ही गोली मार ली। पुलिस कह रही है मिथुन सोलंकी नाम के व्यक्ति ने खुद को गोली इसलिए मारी ताकि वो अपने भाई को फंसा सके। उस पर दोष मढ़ने के लिए खुद को गोली मार ली। अपने भाई पर हमला करने का आरोप लगा सके इसलिए गोली मार ली। पुलिस ने बताया मिथुन अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते हैं। उनके भाई अपने माता पिता के साथ बुलंदशहर में रहते हैं। दोनों भाइयों के बीच लंबे वक्त से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। इसी झगड़े पर बात करने के लिए नोएडा से मिथुन बुलंदशहर गए। बातचीत अचानक बहस में बदल गई। गुस्से में मिथुन ने एक तमंचा निकाल लिया। अपने परिवार वालों को धमकाने लग गए कि खुद को गोली मार लेंगे। अपने मारू करके देख काफी देर तक वो अपने घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहे, गालियां देते रहे, बार बार खुद को गोली मारने की चेतावनी देते रहे। अपने परिवार से बहस करते करते मिथुन ने अचानक खुद के पैर में गोली मार ली। गोली मार ली तो वहां अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। गलती वगैरह कभी मार गोली, तुम्हें गलती वगैरह कभी, अरे तो हमें भेज जेल, हम जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग दौड़ते हुए उनके पास आए, उन्हें ऊपर उठाया, उन्हें लेकर अस्पताल जा ही रहे थे कि तभी मिथुन के भाई की आवाज सुनाई दी। वो कह रहे थे उन्होंने सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मतलब रिकॉर्डिंग कर रही है, खुद ही मारी है, खुद ही रिकॉर्डिंग कर रही है, वीडियो बनाई है हमारे, खुद ही मारी है, तो सब तो अपने आप मारी है खुद ही। मिथुन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस भी मामले की जांच के लिए अस्पताल पहुंच गई। वहां मिथुन ने बताया वो अपने भाई के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन वो उन्हें अपने घर में घुसने तक नहीं देता। 50-60 लाख रुपए उसकी शादी में लगा दिया और उसके लिए उसका हाथ कट गया था, 6 लाख उसके इलाज में लगाया और आज वो मुझे घर में नहीं घुसने देता। पुलिस कह रही है जमीन को लेकर परिवार के लोगों में कहासुनी हुई और मिथुन ने अचानक अपने पैर में गोली मार ली। पुलिस ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी कब्जे में लेने का दावा किया। मैं आपसे कहासुनी के बाद मिथुन के द्वारा स्वयं को एक असला से स्वयं के पैर में गोली मार ली गई थी। इसकी एक वीडियो भी वहां की मौके की बनी है।
पुलिस कह रही है शुरुआती जांच में यह सामने आया कि मिथुन ने अपने भाई पर झूठा केस बनाने के लिए, उसे झूठे केस में फंसाने के लिए यह सब कुछ किया। खुद को गोली मारकर इल्जाम अपने भाई के सिर पर वो डालना चाहते थे। हालांकि पुलिस कह रही है वो हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। उधर पंजाब के जलंधर और अमृतसर में 3 घंटे के अंदर 2 धमाके जो हुए, उनकी जांच आतंकी हमले के एंगल से शुरू कर दी गई। जलंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर एक रोज पहले रात 8:15 पर तेज धमाका हुआ था। मुख्यालय के गेट के बिल्कुल करीब विस्फोट एक स्कूटर में हुआ था। ब्लास्ट की खबर मिलते ही पुलिस और बीएसएफ के बड़े बड़े अफसर वहां पहुंच गए। जांच शुरू कर दी गई, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। लेकिन धमाके की जांच चल रही थी कि तभी पंजाब के अमृतसर में आर्मी कैंप के पास एक और धमाके की खबर मिली। इसके बाद तो पंजाब पुलिस समेत बीएसएफ और सेना भी अलर्ट हो गई, क्योंकि महज 3 घंटे के अंदर पंजाब के 2 शहरों में धमाकों से दहशत मच गई। सेना और पुलिस ने धमाके वाली दोनों जगहों को सील कर दिया, घेरेबंदी कर दी, वहां से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। बॉम्ब स्क्वाड को बुला लिया गया, फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया, जांच शुरू कर दी गई। पुलिस वालों ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए, चप्पे चप्पे को खंगाला, क्योंकि शुरुआत में यह साफ नहीं हो पाया कि धमाका हुआ कैसे। पुलिस वालों ने धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए। जलंधर में पहला धमाका रात 8:15 बजे हुआ, बीएसएफ चौक के पास, बीएसएफ के मुख्यालय के बिल्कुल करीब उसके गेट पर। बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर का मुख्यालय है। बीएसएफ चौक से 50 मीटर दूर पुलिस बूथ भी मौजूद है, मतलब पूरा इलाका बेहद सुरक्षित है। धमाके के बाद जो सीसीटीवी वीडियो मिला, उसमें बीएसएफ मुख्यालय के गेट के पास पेड़ के नीचे एक स्कूटर खड़ा दिखाई दिया। स्कूटर फुटपाथ वाले हिस्से पर खड़ा था। उसके करीब सड़क पर एक व्यक्ति मोबाइल चलाते नजर आए, बिल्कुल अनजान कि अगले पल वहां क्या होने वाला। सड़क से गाड़ियां अपनी रफ्तार से आती जाती दिखी, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। स्कूटर के परखचे उड़ गए, उसमें आग लग गई। जो व्यक्ति मोबाइल देख रहे थे, बाल बाल उनकी जान बची। विस्फोट होते ही वो तेजी से वहां से भागे। आसपास के लोगों ने बताया कि विस्फोट इतना जोरदार था कि आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जलंधर के बीएसएफ चौक पर शाम के समय आमतौर पर भीड़भाड़ रहती है। लुधियाना और अमृतसर रूट की बसें बीएसएफ चौक पर रुकती हैं। गनीमत यह रही कि जिस वक्त धमाका हुआ उस समय कोई बस वहां नहीं खड़ी थी। 2 कारें ही चपेट में आई जो वहां से जा रही थी। यानी गनीमत यह रही कि धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जांच टीम ने स्कूटर के मालिक गुरप्रीत सिंह उर्फ क्रिस को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया वो ऑनलाइन सामान बेचने वाली एक कंपनी में काम करते हैं और किसी सामान के पिकअप के लिए बीएसएफ चौक पहुंचे थे। मतलब वो पार्सल देने नहीं बल्कि सामान लेने के लिए, पिकअप करने के लिए गए थे। स्कूटर फुटपाथ पर खड़ा किया था और सामान लेने चले गए, तभी धमाका हो गया। पुलिस कह रही है हिरासत में लिए गए जो गुरप्रीत सिंह हैं, उनके पिता भी बीएसएफ में रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वो घर पर रहते हैं, अब पहले बीएसएफ में थे। जलंधर पुलिस और फोरेंसिक टीम सुबह होने के बाद भी धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा करती थी। एक एक चीज को खंगाला गया, स्कूटर के टुकड़ों को समेटा गया, सबूतों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया। जलंधर के बीएसएफ चौक पर हुए धमाके के 2 घंटे 35 मिनट बाद, यानी रात के 10:50 पर अमृतसर में विस्फोट की खबर है और उसने सनसनी मचा दी। अमृतसर के खासा इलाके में विस्फोट हो गया, आर्मी कैंप के बिल्कुल करीब, आर्मी कैंप की दीवार के पास। जलंधर के बीएसएफ चौक से यह जगह करीब 100 किलोमीटर दूर है। तो यह दूसरा धमाका 100 किलोमीटर दूर हो गया। जहां विस्फोट हुआ वहां से पाकिस्तान से लगने वाली भारत की सीमा केवल 18 किलोमीटर दूर है। अटारी बॉर्डर मौजूद है। समय में अमृतसर से जो अटारी बॉर्डर की तरफ जाने वाली मेन रोड है, हाईवे है, उस पर मौजूद हूँ और इसी जगह पर ही जब अटारी से अमृतसर की तरफ हम आते हैं तो बिल्कुल उसके साथ जो बाउंड्री वॉल है आर्मी कैंट की, उस दीवार को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। ये 2 धमाके हुए तो सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गईं, अलर्ट जारी कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। बड़े बड़े अफसर धमाकों वाली जगहों का दौरा करने पहुंच गए। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अपनी टीम के साथ जलंधर में धमाके वाली जगह का निरीक्षण किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों धमाकों के बारे में उन्होंने बताया। आईडी हैगी इतने मौके ते शार्पनर मिले हैं, सो इट अपीयर्स की एक इंप्रोवाइज्ड डिवाइस जड़ी वो असेंबल की गई। मोस्ट लाइकली क्योंकि कोई वायर्स नहीं मिले हैं तो या तो टाइम्ड एक्सप्लोजन है या रिमोट तो किया गया है। डीजीपी ने धमाकों के पीछे
पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई। उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम तक लिया। पर ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ISI's ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂस्ट पाकिस्तान। NIA की एक टीम भी दिल्ली से पंजाब पहुंच गई, क्योंकि दोनों धमाकों के पीछे खालिस्तान वाले एंगल की भी चर्चा शुरू हो गई। धमाकों के बाद आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी भी ली। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और कई तरह के दावे किए गए। यह दावा तक कर दिया कि हमले में BSF के 2 सिपाही मारे गए, 3 जख्मी हो गए, लेकिन पंजाब के DGP ने तुरंत इसको झूठा बताया। हमले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने का उन्होंने दावा किया। नहीं, बिल्कुल दावा इनकरेक्ट है। मैं यह भी दसना चाहूँगा यह जी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी यह सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ISI के टट्टू है जिन्होंने मैं डिग्नीफाई नहीं करांगा, जिन्हों का नाम लैके वो इंसीडेंट कराते हैं। जलंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के पीछे साजिश वाले एंगल से पुलिस के साथ NIA, सेना और BSF ने भी जांच शुरू कर दी। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन पंजाब में ये जो धमाके हुए, इसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया, क्योंकि पंजाब के CM भगवंत मान ने दोनों धमाकों को छोटा मोटा धमाका बता दिया और छोटा मोटा धमाका भी बताया और आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया ये धमाके बीजेपी की पंजाब चुनाव की तैयारी का हिस्सा हैं। भगवंत मान ने यह बयान दिया तो बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। धमाकों के बाद पंजाब के DGP की तरफ से दी गई जानकारी का उसने हवाला दिया कि DGP क्या बोल रहे हैं और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं। भगवंत मान पर पाकिस्तान को बचाने का आरोप लगाया। धमाकों को रोकने में पंजाब की पुलिस और प्रशासन को फेल बताया बीजेपी ने। जबकि श्री आनंदपुर साहब पहुंचे CM भगवंत मान से जब इसे लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने बीजेपी का नाम ले लिया कि ये धमाके बीजेपी की पंजाब चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ BJP ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। तो ये भी कह रहे थे कि जांच जारी है और फिर ये भी कह रहे थे कि बीजेपी की तैयारी का हिस्सा है। सियासी तापमान बढ़ गया। भगवंत मान के साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेर लिया। संबित पात्रा ने दावा किया कि भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के इशारों पर यह बयान दिया। बिना जांच के, रिपोर्ट के, जिस प्रकार राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान जी ने यह बयान दिया, यह निंदनीय है। बीजेपी ने इसे गैर जिम्मेदारा बयान बताया। बॉर्डर स्टेट पंजाब के CM के ऐसे बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के 70 साल के एक नेता ने चौथी शादी की तो उनकी एक पत्नी और बच्चों ने हंगामा कर दिया, विरोध कर दिया, नाराजगी जता दी। हाजी खलील नाम के वो नेता पहले ही 3 शादियां कर चुके हैं। चौथी शादी का विरोध उनकी दूसरी पत्नी ने किया। उन्होंने बताया उनसे पहली वाली पत्नी यानी हाजी खलील की जो पहली पत्नी है उनका देहांत हो चुका है। पहली पत्नी से 8 बच्चे हुए। दूसरी शादी की तो इस बात की जानकारी भी छिपाई। उन्होंने ये आरोप लगाया, मतलब धोखा देकर दूसरी शादी की थी। इसके बाद कुछ साल बाद तीसरी शादी की और कुछ दिन बाद उन्हें भी तलाक दे दिया। अब दूसरी पत्नी ने दावा किया कि हाजी खलील ने तीसरी के बाद चौथी शादी भी कर ली। उम्र उनकी 70 साल है, जबकि जिससे उन्होंने शादी की उनकी उम्र 20 साल बताई गई। तो दूसरी पत्नी और बच्चों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। कुछ लोग आए, उनके घर में तोड़फोड़ कर दी, उन्हें डराने की कोशिश की। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गई। उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायत की, अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया उनकी चौथी पत्नी की नजर उनकी संपत्ति पर है। उनके पति भी प्रॉपर्टी चौथी पत्नी के नाम पर ही करना चाहते हैं कि उनकी पहली पत्नी को भी उन्होंने छोड़ दिया था, यह आरोप लगाया। 8 बच्चे हैं उनके, तीसरी पत्नी को भी तलाक दे दिया। मां से योगी साहब से मदद मांग रहे हैं, हम बहुत परेशान है। मेरी बेटी कुंवारी बैठी है, तो योगी साहब तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। मेरी बेटी बहुत परेशान है।
हाजी खलील के बेटे ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने शादी का विरोध किया तो विरोध करने पर उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को घर से निकालने की धमकी दे दी। शादी के लिए हमने कई बार हमने कहा था कि पापा तुम हमारी बहनों से भी छोटी हमारी अम्मी लेकर आ रहे हो। अच्छा, ये बात तो आपकी हुई थी उनसे? जी, मेरी बात हुई थी, तो मुझे मारा कि तू क्यों कौन होता है बोलने वाला। हंगामा हुआ और फिर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगा दिया। इनकी बाकी शादियों से 11 बच्चे हैं। ये है इनके तौर तरीके, ये है इनके महिला सशक्तिकरण का पूरा विचार और रोड मैप। हालांकि हाजी खलील की दूसरी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने भरोसा दिया कि वो मामले की जांच करेगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में चीख पुकार मच गई जब वहां लोगों से भरी एक बस नहर में गिर गई। 20 से ज्यादा लोग सवार थे उसमें। नहर में गिरी उससे पहले बस और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई और वो बेकाबू होकर पानी से भरी नहर में जा गिरी। जिसने भी हादसे को देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। अफरा तफरी मच गई क्योंकि लोगों से भरी वो बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में पलट गई। उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी से बाहर नजर आया। देखते देखते बस के अंदर पानी भर गया। उसमें जो लोग थे खिड़कियों के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। निकालो, कूदो। इस बात का खतरा था कि बस में मौजूद लोग पानी में न डूब जाएं, तो एक एक पल भारी पड़ रहा था। बाहर खड़े लोगों की भी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन नहर के उफनते पानी को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मदद के लिए पानी में कूदे। इस बीच पुल पर एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने बस की तरफ लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका ताकि उसकी मदद से खिड़कियों के शीशे तोड़े जा सकें और बस में फंसे लोगों को तेजी से बाहर निकाला जा सके। जो लोग बस से निकल पाए वो भी अंदर फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने में फिर जुट गए। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में यह हुआ। वो बस रामगंगा नहर में गिरी। जो लोग देख रहे थे उन्होंने बताया नहर में पलटने से पहले उस बस और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई थी। इसके बाद वो बस बेकाबू हो गई और नहर पर जो पुल बना हुआ था उसकी रेलिंग को तोड़ते हुए पानी में गिर गई। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। सभी 21 लोगों को जो बस में फंसे हुए थे फिर बाहर निकाल लिया गया। उनमें कुछ लोग घायल भी हो गए। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इधर दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में फैले नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। 6 करोड़ रुपए की नकली दवा जब्त करने का दावा किया। नकली दवाएं बनाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कह रही है आरोपी पिछले 5 साल से नकली दवाएं बनाने का काम कर रहे थे। नकली दवाओं को कई राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। नकली दवाओं को खुलेआम बाजारों में बेच रहे थे। अवैध तरीके से मुनाफा कमा रहे थे। ऐसी दवाइयां तैयार कर रहे थे जिनका इस्तेमाल कैंसर तक के इलाज में किया जाता है, अस्थमा की रोकथाम के लिए किया जाता है, लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों, सीरियस बीमारियों के इलाज के लिए ये दवाएं इस्तेमाल होती है। वो नकली बना रहे थे। रेबीज से बचाव की दवा नकली बना रहे थे। पुलिस कह रही है दवाइयां नकली बना रहे थे। नकली दवाइयों को असली दवाइयों जैसा दिखाने के लिए उसकी पैकिंग भी बिल्कुल असली जैसी कर रहे थे। लेकिन इसकी खबर लगते ही पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस की टीम पहुंची। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम मुखर्जी नगर इलाके में पहुंच गई। एक मकान के अंदर दाखिल हुई। मकान पर छापा मारा, तलाशी ली, उसके चप्पे चप्पे को खंगाला, छानबीन की, एक एक सामान देखा, सामान की चेकिंग की और बड़ी संख्या में उनको कई पेटियां रखी नजर आई। पेटियों में दवाइयों की शीशियां रखी नजर आई। भारी मात्रा में डिब्बे रखे हुए दिखाई दिए। कमरे में कई मशीनें लगी हुई दिखाई दी। पुलिस कह रही है उन मशीनों की मदद से नकली दवाइयां तैयार की जा रही थी। नकली दवाइयां शीशियों में भरी जा रही थी। नकली दवाओं की शीशियों पर फर्जी लेबल चिपकाए जाते थे। नकली दवाइयों की शीशियां असली बताकर सप्लाई की जाती थी। भारी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त करने का दावा किया पुलिस ने। वहां नकली दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करने का दावा किया।
और जैसे अस्थमा को रोकने की दवा है, एनिमल बाइट को लेकर के दवा थी, लीवर, थायराइड और किडनी और इवन कैंसर की भी जो थेरेपी की दवा थी वो दवा वहाँ पर नकली ये बनाने के कारोबार में लगा हुआ था। पुलिस कह रही है आरोपी सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं को भी अवैध तरीके से इकट्ठा करते थे, उन दवाओं से असली लेबल हटाते थे, उन पर नकली लेबल लगाते थे, उन्हें महंगी कीमतों में बाजार में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट दिल्ली एनसीआर से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक फैला हुआ था। इधर पंजाब के मोहाली में ईडी की एक रेड के दौरान एक रिहायशी इमारत की 9वीं मंजिल से नोटों से भरे बैग फेंके गए। ईडी की टीम ने उस रिहायशी इमारत में रहने वाले नितिन नाम के एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की। वो उस इमारत की 9वीं मंजिल पर रहते हैं। दावा किया गया नितिन को पहले ही ईडी के वहां पहुंचने की खबर मिल गई थी। ईडी के अधिकारियों को आता देख उन्होंने पैसों से भरे 2 बैग अपने फ्लैट से नीचे फेंक दिए थे। उन 2 बैगों में एक जमीन पर गिरा तो फट गया और उससे नोट निकलकर बाहर फैल गए। 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां बिखर गई। हालांकि पूरी कोशिश की गई थी कि वो बैग ना फटे। नोटों की गड्डियां एक लाल रंग के बैग में थी। लाल रंग के बैग को एक और बड़े और मजबूत बैग में रखा गया था ताकि वो नीचे गिरे तो फटे ना, लेकिन उल्टा हो गया। बैग नीचे गिरा तो फट गया, नोटों की गड्डियां जमीन पर फैल गई। ईडी के मुताबिक नितिन ने पैसों से भरे 2 बैग फेंके थे। एक बैग फट गया, दूसरा बैग सही सलामत रहा। उस बैग को वहां खड़े एक व्यक्ति उठाकर भाग गए। वो व्यक्ति नितिन के ड्राइवर बताए गए। नितिन ने जैसे ही 9वीं मंजिल से ये पैसों से भरे बैग फेंके, जो ये आरोप है कि नितिन ने फेंके, वो ड्राइवर जो बताए जा रहे हैं वो उन्हें उठाने पहुंच गए। एक बैग फट गया था, ड्राइवर ने वो बैग वहीं छोड़ दिया। दूसरा बैग जो एकदम ठीक था उसे लेकर वहां से भाग गए। पुलिस ने ड्राइवर का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो हाथ नहीं आए पुलिस के। जब ईडी की एंट्री होती है, ईडी गेट पर पहुंचती है, तो यहीं के जो मालिक हैं जिनके घर पे रेड हुई है, उन्होंने बैक साइड से, यानी कि ये बैक साइड है, बैक साइड से नीचे यहां पर पैसों से भरा बैग फेंका। मोहाली की वेस्टर्न टावर नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में ये ईडी की रेड हुई। इस मामले के सामने आते ही सियासत भी तेज हो गई। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा यह रेड पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी के करीबी के घर पर हुई। विक्रम मजीठिया ने आरोप लगाया कि नितिन के घर पर जो पैसे मिले हैं वो हवाला के पैसे। हालांकि भगवंत मान ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा ईडी की रेड से उनका कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि ईडी को जानकारी मिली थी कि कई बिल्डरों ने करोड़ों रुपए देकर राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके सीएलयू लाइसेंस लिया था। सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज, यानी किसी जमीन का जो आधिकारिक जो जैसे खेती वाली जमीन है उस पर बिल्डिंग या शोरूम बनाना है तो ये लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि उसका लैंड यूज चेंज करना पड़ता है। खेती की जमीन से उस पर निर्माण करना है तो उसका लैंड यूज चेंज करना पड़ता है, उसका लाइसेंस होता है सीएलयू। तो ईडी को जानकारी मिली कि कई बिल्डरों ने इसे लेने में गड़बड़ी की। सूत्र कह रहे हैं नितिन के घर पर भी इसी सिलसिले में छापेमारी की गई थी। उनकी कुछ नेताओं से जान पहचान होने की बात सामने आई थी। इसे लेकर स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये लोग सीएमओ में बैठकर, यानी मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठकर नाजायज प्रोजेक्ट पास करते हैं, हवाला के जरिए विदेशों में पैसे भेजते हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट चलाया। उसके तहत शहजाद भट्टी नाम के आतंकी के गैंग से जुड़े 9 गुर्गों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ऑपरेशन गैंग बस्ट। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आरोपी शहजाद भट्टी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी से ये लोग संपर्क में थे। इन 9 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से ये पकड़े गए। इसके बाद पुलिस ने इनके मकानों की तलाशी ली, अलमारियों में देखा, पलंग के अंदर देखा, आरोपियों के पूरे मकान छान मारे और दावा किया कि आरोपियों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले, कई उपकरण मिले। पुलिस को शक है इनके जरिए ही पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी के ये लोग संपर्क में थे। पुलिस कह रही है शुरुआती जांच में पता चला ये आरोपी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके निशाने पर पुलिस, सुरक्षा बल और सैन्य ठिकाने थे। कई भीड़-भाड़ इलाके भी इनके निशाने पर थे। पुलिस सूत्र कह रहे हैं इन लोगों ने कई भीड़-भाड़ वाले इलाकों की रेकी भी कर ली थी। एक इशारे का बस इंतजार कर रहे थे।
शहजाद भट्टी के इशारे का। उसका इशारा मिलते ही ये दिल्ली में हमला करने वाले थे। दिल्ली पुलिस के सूत्र कह रहे हैं ये लोग टारगेट किलिंग की प्लानिंग भी कर रहे थे। कई वीआईपी लोग इनके निशाने पर थे। 9 के 9 आरोपी शहजाद भट्टी से जुड़े हुए बताए गए और ये कहा गया कि एक मॉड्यूल चला रहे थे, टेरर मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल से कई और लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों का पता लगाने में पुलिस जुट गई। ये कार्रवाई ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत की। ये ऑपरेशन 48 घंटे तक चला। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में हथियार, मोबाइल फोन, गाड़ियां बरामद की गई। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक जेलर ने एक कैदी से शादी कर ली। एक महिला जेलर ने एक कैदी से शादी कर ली। वो हत्या के मामले में सजा काटकर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद शादी की। जेलर फिरोजा खातून है। उन्होंने सजा काटकर बाहर आए अभिलाष नाम के व्यक्ति से शादी कर ली, हिंदू रीति रिवाज से। 7 फेरे लिए। कई लोग इस शादी में शामिल हुए, लेकिन जेलर के घर से कोई नहीं आया। तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका कन्यादान किया। उनकी शादी की चर्चा पूरे राज्य में शुरू हो गई। फिरोजा खातून रीवा जिले की रहने वाली हैं। वो सतना के केंद्रीय जेल में तैनात हैं। उसी जेल में अभिलाष कैदी थे। जानकारी के मुताबिक वहीं उन दोनों की दोस्ती हुई। फिर अभिलाष जेल से बाहर निकल आए। 4 साल पहले अपनी सजा काटकर बाहर निकले तो उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई और उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। इसके बाद धूमधाम से उन्होंने शादी कर ली। शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुई। मंत्र पढ़े गए। जयमाला से लेकर 7 फेरे लेने तक फिरोजा खातून ने सारी रस्में पूरी की। अभिलाष का पूरा परिवार शादी में मौजूद रहा। सबने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, लेकिन फिरोजा खातून के घर से कोई भी शामिल नहीं हुआ। शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई तो कन्यादान की भी रस्में निभाई गईं। जेलर के घर से कोई नहीं पहुंचा तो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आए, उन्होंने यह रस्म पूरी की, फिरोजा खातून को विदा किया। जानकारी के मुताबिक वो सतना की जेल में वारंट इंचार्ज हैं, कोर्ट के मामलों को भी देखती हैं। अभिलाष जब वहां कैदी थे तब उन्हें भी इस काम में लगाया गया था कुछ दूसरे कैदियों के साथ। इसी दौरान वो दोस्त बन गए। अभिलाष 2007 में हत्या के एक मामले में दोषी करार हुए थे। उम्र कैद की सजा हुई थी। 14 साल तक जेल में थे, लेकिन फिर अच्छे आचरण के आधार पर कोर्ट ने उन्हें सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया था। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती, मशहूर यूट्यूबर हैं शादाब जकाती, उनका गहनों का शोरूम सील कर दिया गया। आवास विकास परिषद की टीम ने उस पर ताला जड़ दिया, बंद कर दिया। जिस कॉम्प्लेक्स में शादाब जकाती का शोरूम था, उस कॉम्प्लेक्स को ही सील कर दिया। शादाब जकाती ने कुछ रोज पहले ही वहां गहनों का शोरूम खोला था, उसका उद्घाटन किया था, लेकिन उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना प्रशासन की इजाजत के वहां भीड़ जुटाई थी। उद्घाटन के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई थी, तो उनके खिलाफ इस बात पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर कार्रवाई हुई थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अब उस कॉम्प्लेक्स को ही सील कर दिया गया जिसमें उनका शोरूम था। आवास विकास परिषद ने आरोप लगाया कि कॉम्प्लेक्स अवैध तरीके से बनाया गया है। पुलिस की मौजूदगी में उस कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की गई, उसे सील कर दिया गया। पूरे कॉम्प्लेक्स पर ताला जड़ दिया गया। उसी कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर शादाब जकाती का गहनों का शोरूम है, उसे भी सील कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। शादाब जकाती ने कुछ रोज पहले ही वो शोरूम खोला था, उसके बाद से वो विवादों के घेरे में। बिना अनुमति के भीड़ जुटाने के मामले में उन पर मुकदमा हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश जो आवास विकास परिषद है उसने इस कॉम्प्लेक्स को मानकों के विरुद्ध पाया और यहां पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। जिस कॉम्प्लेक्स पर यह कार्रवाई हुई उसमें 100 से ज्यादा दुकानें हैं। प्रशासन ने उन सभी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया, सब पर ताला लगा दिया। सभी दुकानदार हैरान रह गए। टीम के मुताबिक उसने पहले भी नोटिस दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कार्रवाई के दौरान कॉम्प्लेक्स के मालिक ने उनसे समय मांगा। जो फायर की एनओसी है उसे आने में थोड़ी देर हो गई, बाकी उसके कागज पूरे हैं, सब काम उस पर चल रहा है। आगे से देर है, उसकी वजह से उन्होंने सील करा। कॉम्प्लेक्स के मालिक उन्होंने दुकानदारों को भरोसा दिया कि कॉम्प्लेक्स के सारे दस्तावेज पूरे हैं, सिर्फ फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आना है। वो जल्द से जल्द आवास और विकास परिषद को सारे दस्तावेज दिखाएंगे ताकि कॉम्प्लेक्स दोबारा खोला जाए। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया। एक अलमारी के अंदर बने तहखाने में
फैक्ट्री चल रही थी। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के 48 घंटे बाद जब पुलिस वहां गई तो वो अलमारी लेकिन गायब मिली। वहां अलमारी की जगह भूसा भरा हुआ था, उसके नीचे तहखाना बना था, वो भी गायब हो चुका था। पुलिस को शक है कि आरोपियों को बचाने के लिए उनके परिवार वालों ने सारे सबूत ही मिटा दिए, अलमारी को वहां से हटा दिया, तहखाने में मलबा भर दिया, सिवाय भूसे के कुछ नजर नहीं आया। पुलिस कह रही है आरोपियों के परिवार वालों ने जानबूझकर सारे सबूत ही मिटा दिए ताकि आगे की कार्रवाई हो तो पुलिस के हाथ कुछ लगे ही ना। यही वो तहखाना था जहां पर अब मलबा भर दिया गया है। इसी तहखाने के 8 फीट नीचे जाकर यहां पर हथियार फैक्ट्री बनाई गई थी। पुलिस कह रही है वहां तहखाना था, अलमारी के अंदर तहखाना मिला था, पुलिस ने उसका वीडियो बना लिया था, सबूत इकट्ठा कर लिए थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कुछ लड़के मिलकर एक अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहे हैं, अवैध हथियार बना रहे हैं, धड़ल्ले से उन हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। एक तबेले के अंदर एक अलमारी मिली, उस अलमारी के अंदर से एक तहखाना था, तहखाने के अंदर हथियार बनाए जा रहे थे। देख सकते हैं एक सामान्य अलमारी है, लेकिन इसी सामान्य अलमारी में आप देख सकते हैं एक तहखाना बना है और यही वो तहखाना है जहां पर मौत का सामान तैयार हो रहा था। न्यूज़ 18 इस समय ग्राउंड जीरो पर है और वो तहखाना दिखा रहा है कि कहां तहखाने में घुसकर यहां पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। तो अलमारी के अंदर से रास्ता था तहखाने में जाने का। फैक्ट्री को चलाने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने। पुलिस के मुताबिक इमरान नाम का एक लड़का उस गिरोह का मुख्य आरोपी है। इमरान तमंचे बनाता था, बाकी आरोपी तमंचों की तस्करी करते थे। इसमें मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम इमरान, नरेंद्र और उमंग और कुलदीप है। इसमें जो मुख्य इनका तमंचों का निर्माता है उसका नाम इमरान है। पुलिस ने 5 तमंचे भी वहां से बरामद करने का दावा किया। भारी मात्रा में तमंचे बनाने का सामान बरामद किया। गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी तेज कर दी। सीजफायर के बीच अमेरिका और ईरान की सेनाओं में एक बार फिर झड़प हो गई। दोनों तरफ से मिसाइलों के हमले किए गए। अमेरिका ने दावा किया हमले की शुरुआत ईरान की तरफ से की गई। अमेरिका के युद्धपोतों पर उसने एयर स्ट्राइक की। ईरान का कहना है अमेरिका झूठ बोल रहा है, शुरुआत उसने की। पहले ईरान के तेल ढोने वाले जहाज पर मिसाइल दागी, फिर रिहायशी इलाकों पर मिसाइल दागी। हालांकि गनीमत यह रही कि झड़प कुछ देर बाद शांत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि युद्ध विराम जारी है, जंग दोबारा शुरू नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस झड़प ने कुछ देर के लिए पूरे पश्चिम एशिया में फिर खलबली मचा दी, लोगों को डरा कर रख दिया। ऐसा लगा मानो वहां एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका और ईरान की सेनाओं ने एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। ईरान की IRGC सेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। मिसाइल लॉन्च करने के बाद उसके सैनिक नारे लगाते दिखाई दिए। अमेरिका ने आरोप लगाया ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके 3 युद्धपोतों पर मिसाइल हमले किए। हालांकि इन हमलों में युद्धपोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसा दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिका के युद्धपोत पर हमले की बात तो ईरान ने भी मानी, कबूला कि अमेरिका के युद्धपोतों पर मिसाइलें उसी ने दागी, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया उसने। लेकिन ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हमले की शुरुआत उसने की। अमेरिका पर वही आरोप लगाया उसने जो अमेरिका ने ईरान पर लगाया कि युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। ईरान ने दावा किया कि सबसे पहले अमेरिका की सेना ने उसके एक जहाज पर हमला बोला। तेल ढोने वाला वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने की कोशिश में था। ईरान का आरोप है ओमान की खाड़ी में अमेरिका के युद्धपोत जो खड़े हैं उससे वहां से उस पर एक मिसाइल दागी गई। इसके अलावा किस्म द्वीप के आबादी वाले इलाकों पर हमला किया गया। ईरान का यह द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद है, सबसे बड़ा टापू है। यह हॉर्मूज गलियारे के एकदम मुहाने पर मौजूद है। वहां हमला हुआ तो ईरान ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। उसने कहा उसने अपनी मिसाइलों का मुंह फौरन अमेरिका के युद्धपोतों की तरफ मोड़ दिया। फिर दोनों तरफ से मिसाइल हमले हुए तो आशंका जताई जाने लगी कि सीज फायर ही टूट सकता है और दोबारा बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। पश्चिम एशिया एक बार फिर बमबारी की चपेट में आ जाएगा, धमाकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ऐसा लगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अटकलों पर विराम लगा दिया। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो टकराव हुआ वो एक मामूली झड़प थी, उससे युद्ध विराम पर कोई आंच नहीं आने वाली। After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away.
ट्रंप ने दावा किया ईरान के हमलों के जवाब में अमेरिका की सेना ने उसे तगड़ी चोट दी, लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई पर ईरान बुरी तरह भड़क गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका की कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। आरोप लगाया कि झगड़े को खत्म करने के लिए जब भी कूटनीतिक कोशिशें तेज होती हैं, अमेरिका कोई ना कोई उल्टी पुल्टी हरकत कर देता है, बातचीत में रोड़ा डाल देता है, अड़ंगा डाल देता है। अब्बास अराक्ची ने कहा अमेरिका एक तरफ तो बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर देता है। अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि उनका देश अमेरिका की इन चालबाजियों में फंसने वाला नहीं है, अमेरिका के दबाव के आगे झुकने वाला भी नहीं। अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी कि ईरान को हल्के में लेने की गलती उसके दुश्मनों को भारी पड़ सकती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट पर भी उन्होंने पलटवार किया। CIA की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 40 दिन की लड़ाई में ईरान की 75% मिसाइलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब्बास अराक्ची ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया। दावा किया कि ईरान की मिसाइल ताकत युद्ध शुरू होने से पहले जितनी थी अब उससे भी ज्यादा हो चुकी है। यानी ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका के हर हमले का जवाब उसी की भाषा में देने से पीछे नहीं हटेगा। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर पड़ा नहीं है। अमेरिका के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के हवाले से रॉयटर्स ने यह खबर दी। अमेरिका की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट थी कि अमेरिका और इजरायल ने 40 दिन तक ईरान में जो बमबारी की थी वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा पाई है, उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत सिर्फ इसीलिए की थी ताकि उसे परमाणु शक्ति बनने से रोका जा सके, एटम बम बनाने से रोका जा सके। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैसे ही चल रहा है जैसा युद्ध से पहले चल रहा था। 40 दिन की लड़ाई हुई, अमेरिका ने ईरान पर बारूद बरसाया, इजरायल ने भी हवाई हमले किए, दोनों ने मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, सरकारी इमारतों पर बमबारी की, नेताओं और अधिकारियों के घरों पर बमबारी की, परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेता मारे गए, सैन्य अधिकारी मारे गए, बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई। लेकिन यह रिपोर्ट कह रही है इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका और इजरायल अपना सबसे अहम लक्ष्य जो बता रहे थे वो हासिल नहीं कर पाए। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करवा पाए। बंद करवाना तो दूर, उसे पटरी से उतार तक नहीं पाए, क्योंकि अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया, ऐसा रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार पहले की ही तरह कायम है। यह मानता है अमेरिकी खुफिया विभाग कि उस पर कोई असर नहीं हुआ है। उसकी जैसी रफ्तार युद्ध से पहले थी वही रफ्तार युद्ध के बाद भी है, या इस युद्ध विराम के दौरान भी है। अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बताते हैं। वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि ईरान के हाथ न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचे। पिछले साल जून महीने में भी इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, यही कहते हुए 12 दिन तक लड़ाई चली थी। अमेरिका भी इजरायल की मदद के लिए उसमें कूदा था जून में पिछले साल। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। अमेरिका के खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान अगर चाहे तो 9 से 12 महीने में परमाणु ताकत हासिल कर सकता है। इसी तरह की रिपोर्ट एक बार फिर जारी की गई। उसमें बताया गया कि 40 दिन के युद्ध के बाद भी ईरान के परमाणु ठिकानों में मौजूद यूरेनियम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। अनुमान है ईरान चाहे तो इस यूरेनियम का इस्तेमाल करके 1 साल के अंदर ही एटम बम बना सकता है। यानी 1.5 महीने तक जंग लड़ने के बाद भी, पिछले साल जून के बाद अब फिर 1.5 महीने तक जंग लड़ने के बाद भी ईरान की परमाणु तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि अमेरिका और इजरायल भले ही दावा करते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा है, जबकि ईरान इससे इनकार करता है। उसका कहना है कि वो तो कहता है वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली बनाने के लिए है, दूसरे कामों के लिए है, शांतिपूर्ण कार्यक्रम है उसका, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं है। खबर आई दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील से। वहां उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक विमान बेकाबू होकर क्रैश हो गया। बेल ओरिजांस नाम के शहर में यह हादसा हुआ। विमान हवा में गोते खाता हुआ एक रिहायशी इलाके में एक इमारत से टकरा गया। एक टेक ऑफ यानी उस विमान के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के अंदर यह हुआ। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान बेकाबू हो गया। ऐसा लगा जैसे वो कोई विमान ना हो बल्कि कटी हुई कोई पतंग जैसा हो।
जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान रफ्तार के साथ सीधे उड़ रहा था। अचानक वो अपनी बाईं तरफ मुड़ गया। ऐसा लगा जैसे विमान के पायलट ने विमान को मोड़ा हो। लेकिन खबरें बता रही हैं अब तब तक उस विमान में से उसमें बैठे दोनों पायलटों का नियंत्रण उसका खो चुका था। उनके कंट्रोल में था नहीं वो विमान, वो हवा में खुद ब खुद उड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में एक इमारत के पीछे से उड़ते हुए उसके सामने वाली बिल्डिंग से जाकर वो टकरा गया। केवल 11 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया। 11 सेकंड के अंदर विमान बेकाबू हुआ, हवा में मुड़ा और सीधे उस इमारत से टकरा गया। दिल दहला दिया लोगों का इस हादसे ने। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इमारत की तरफ लोग दौड़ पड़े। इमारत से टकराने के बाद उस छोटे विमान के परखचे उड़ चुके थे। पूरी तरह कबाड़ बन चुका था। छोटा था इसलिए उसके टकराने से इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसकी एक दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। हादसे के बाद राहत और बचाव की टीम पहुंची। 3 मंजिला इमारत थी, उसमें फंसे लोगों को निकाला। उनके चेहरे पर दहशत साफ नजर आई। रॉयटर्स ने बताया कि विमान ने बेलोरिजान शहर के पंपुलिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उसे साओ पॉल जाना था, लेकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद 8 किलोमीटर की दूरी पर ही, सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर ही वो हादसे का शिकार हो गया। देखते ही देखते वो एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत से जा टकराया। विमान छोटा था, कुल 5 लोग उसमें सवार थे, 2 पायलट 3 यात्री। हादसे में दोनों पायलटों की जान चली गई। तीनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल भेजा गया। बाद में अस्पताल में एक यात्री की भी जान चली गई। उधर चीन के हुनान प्रांत में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। 21 लोगों की वहां मौत हो गई, 61 लोग घायल हो गए। कारखाने में पटाखे बनाने का काम चल रहा था। कई मजदूर काम में लगे थे। अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। आग की लपटें निकलने लग गई। अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक धमाके होते चले गए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आसपास के मकान भी आग की चपेट में आ गए। लोग जान बचाने के लिए भागने लग गए। चीख पुकार मच गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा इलाका सफेद धुएं से भर गया। धुएं का गुबार आसमान छूता नजर आया। कारखाने से सफेद धुआं निकल रहा था, कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सौगात की एक बात यह कि तमिलनाडु में एक्टर विजय चुनाव जीत गए तो सबकी दिलचस्पी तो इस बात में बहुत हो गई कि एक फिल्मों का हीरो पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर पहले ही चुनाव में ऐसा जीता कि अब मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन तमिलनाडु के बाहर के लोग ज्यादा समझ नहीं पा रहे कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। उसकी वजह यह भी है कि उत्तर भारत के ज्यादातर लोग द्रविड़ पॉलिटिक्स का इतिहास ज्यादा जानते नहीं हैं। असल में यह ज्यादा बताया ही नहीं गया शायद। और नाम के साथ धर्म जोड़ने वाले भी नहीं समझ पाते कि विजय नाम का व्यक्ति चर्च क्यों जा रहा है। नाम तो विजय है, क्योंकि विजय अपने चुनाव अभियान में मंदिर भी जाते दिखे, चर्च भी जाते दिखे। फिर लोगों को जब पता चलता है कि उनका नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विजय के पिता हैं S.A. चंद्रशेखर, वो डायरेक्टर हैं, फिल्में कई उन्होंने ही बनाई हैं। वो ईसाई हैं S.A. चंद्रशेखर। और विजय की मां जो है वो हिंदू हैं। उनकी पार्टी जो है TVK, उसकी विचारधारा वो कहते हैं कि वो सेक्युलर सोशल जस्टिस की विचारधारा है। वो जिन ऐतिहासिक हस्तियों को फॉलो करने की बात करते हैं उनमें नाम लेते हैं पेरियार का, डॉक्टर अंबेडकर का, कामराज का, रानी वेलु नचियार का और अंजलि अम्माल का। आज की उत्तर भारत की पब्लिक डॉक्टर अंबेडकर के नाम से तो वाकिफ है, शायद कामराज का नाम भी सुना हो, लेकिन बाकी नामों के बारे में उत्तर भारत में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। तो उसके लिए द्रविड़ पॉलिटिक्स को थोड़ा समझना और जानना जरूरी है। जानना जरूरी है कि देश में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स ही नहीं है। ये जो तमिलनाडु में DMK और AIADMK में ही सत्ता घूमती रहती थी, उसमें ये जो TVK पार्टी की एंट्री हुई है, तो क्या यह विचारधारा DMK और AIADMK की विचारधारा से अलग है? बीजेपी की विचारधारा जैसी विजय बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो सेक्युलर की बात करते हैं, दूसरा वो चुनाव में बीजेपी को वैचारिक दुश्मन बता चुके हैं। तो क्या वो कांग्रेस जैसे हैं? क्योंकि वो कामराज का नाम भी लेते हैं और कामराज तो कांग्रेस के कद्दावर नेता होते थे। लेकिन वो पेरियार का भी नाम लेते हैं विजय, और पेरियार तो वो थे जिनकी द्रविड़ विचारधारा से ही प्रेरित होकर DMK बनी थी। और DMK ने तमिलनाडु में कांग्रेस का राज हमेशा के लिए ऐसा खत्म किया था कि फिर कांग्रेस तमिलनाडु में वापस आ ही नहीं पाई। तो वो क्या था कि तमिलनाडु को अंग्रेजों के टाइम में कहते थे मद्रास प्रेसिडेंसी।
उसमें आंध्र भी था, केरल के भी कुछ हिस्से थे और कर्नाटक के भी थे। खैर वो अलग ही विषय है। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के टाइम ही कांग्रेस के विरोध में एक पार्टी खड़ी हो गई थी 1916 में ही, यानी गांधी के आने से भी पहले। उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। उसका कहना था कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है और ये सब लोग हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण लोग पिछड़ों और दलितों का शोषण करते हैं और अगर आजादी मिल गई अंग्रेजों से और उनकी सरकार आ गई तो और ज्यादा बुरा हाल होगा। इसलिए जो ये पार्टी बनी जस्टिस पार्टी, ये एक तरह से द्रविड़ पॉलिटिक्स की पहली पार्टी थी और विचार यह था कि उत्तर भारत की संस्कृति को पूरे भारत की संस्कृति नहीं कहा जा सकता और यह हिंदू धर्म के नाम पर असल में ब्राह्मणवाद है। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण सरकारी नौकरियों और पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, तो जस्टिस पार्टी ने कहा कि वहां के मूल निवासी तो द्रविड़ हैं और उनको ये ब्राह्मण पिछड़ा मानते हैं और पिछड़े फिर दलितों को अपने से नीचे मानते हैं, तो ये जो व्यवस्था है ये द्रविड़ व्यवस्था नहीं है, ये आर्य व्यवस्था है। सिर्फ अपने जन्म की वजह से कि कौन किस परिवार में पैदा हुआ उससे वो समाज में ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। उनका मानना था ये उत्तर भारत की सोच है जो द्रविड़ समाज पर थोपी गई है सदियों तक, इसलिए आजादी आने पर यह सोच नहीं रहनी चाहिए। आर्य संस्कृति उनकी संस्कृति नहीं है, सबको हिंदी आनी चाहिए, भारत को जोड़ने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है। इस विचार के भी वो खिलाफ थे, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन 1916 में यह पार्टी बनी, उसको ज्यादा समर्थन नहीं मिला था। 1925 में पेरियार नाम के नेता ने कांग्रेस छोड़ी और इन्हीं विचारों पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। और वो तो इतने उग्र तरीके से ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हो गए थे पेरियार कि हिंदू देवी देवताओं को पता नहीं क्या क्या कह देते थे, मंदिरों तक में जाते थे, ऐसे ऐसे विरोध प्रदर्शन करते थे मंदिर के अंदर ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ। और ये इतना उग्र आंदोलन था कि एक स्तर पर तो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था जो थी उसके पूरी तरह एक तरह से खिलाफ ही हो गया था। फिर 1938 में पेरियार जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए और जस्टिस पार्टी को ज्यादा उस टाइम तक समर्थन नहीं था, लेकिन उन्होंने जस्टिस पार्टी में जान फूंक दी और जस्टिस पार्टी को फिर डीके बना दिया, द्रविड़ कड़गम। वो एक सामाजिक संगठन बना दिया पार्टी से ज्यादा, कि द्रविड़ लोग उत्तर भारत वाले आर्य लोगों से अलग हैं और एक लेवल पर ये एंटी ब्राह्मण होते होते एंटी हिंदू और एंटी हिंदी संगठन माने जाने लगा। ब्राह्मणों का दबदबा भी ऐसा हुआ करता था कि हर प्रभावी ओहदे पर ब्राह्मण ही होते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का ही समर्थन ज्यादा था मद्रास में। और ये जो डीके नाम का संगठन था द्रविड़ कड़गम, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं बना सका था, लेकिन उसकी विचारधारा के साथ बहुत लोग थे कि जात पात मिटाओ, महिलाओं को अधिकार दो, तमिल भाषा और संस्कृति बचाओ, हिंदी को थोपे जाने मत दो। सामाजिक संगठन के रूप में उसके समर्थक बढ़ते गए। पेरियार के एक शिष्य थे, फिल्मों के लेखक थे, नाटक भी लिखते थे, अन्नादुरई, अन्ना कहते थे उनको। यहां से फिल्मों की एंट्री हुई तमिल राजनीति में। अन्ना जो है ना, उनके नाम पर ही AIADMK जो है, ऑल इंडिया अन्ना DMK, तो ऑल इंडिया अन्ना DMK में अन्ना वही हैं। आजादी के बाद अन्ना ने 1949 में डीके जो संगठन था उससे अलग हो गए, वो पेरियार से अलग हो गए और एक राजनीतिक पार्टी बना दी डीके से, DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अलग वो इसलिए हुए पेरियार से क्योंकि पेरियार ने क्या किया, 70 साल की उम्र थी, एक युवती से शादी कर ली थी, तो डीके में बगावत हो गई। अन्ना ने बना दी DMK उसी विचारधारा पर। अब अन्ना के नाटकों में, फिल्मों में भी यही सब कहानियां होती थी कि कैसे समाज में अगड़ी जातियों का अत्याचार है, धर्म में कैसी कैसी कुरीतियां हैं, और बिल्कुल उग्र विरोध और विद्रोह की कहानियां होती थी। नाटकों और फिल्मों को राजनीतिक हथियार बना लिया एक तरह से DMK ने। हर बात को वो तमिल गौरव से जोड़ देते थे, उसी से जोड़कर पेश करते थे। उनके शिष्य थे करुणानिधि, पेरियार के शिष्य थे अन्ना, अन्ना के शिष्य थे करुणानिधि, और वो करुणानिधि भी फिल्मों के लेखक थे। वो इसी विचारधारा की कहानियां लिखते थे और इन फिल्मों के हीरो होते थे MGR। तो ये फिल्में एक तरह से द्रविड़ विचारधारा के साथ जनता को जोड़ती चली गई, फिल्मों को हथियार बनाया एक तरह से उनकी विचारधारा को फैलाने का। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कामराज, वो खुद पिछड़ी जाति के थे,
तो भले ही डीएमके की विचारधारा को फिल्मों में समर्थन मिल रहा था, उनकी फिल्मों को समर्थन मिल रहा था, फिल्मों को लोग देख रहे थे, उसकी विचारधारा को समर्थन मिल रहा था, लेकिन डीएमके की द्रविड़ पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं चल पा रही थी, क्योंकि कामराज खुद तो ब्राह्मण नहीं थे, ना ही अंग्रेजों के टाइम जैसे ब्राह्मणों को ही सारे पद मिलते थे आजादी के बाद, वैसा उन्होंने प्रशासन चलाया। वो पिछड़े वर्गों को खुद ही आगे लाने वाली नीतियां बना रहे थे मद्रास में कामराज, और प्रधानमंत्री थे नेहरू। तो ऐसा भी नहीं हो रहा था कि केंद्र की तरफ से कोई हिंदी को थोपे जाने के आरोप जो लग रहे थे वो टिक पा रहे हों। लेकिन 1964 में क्या हुआ, नेहरू की मृत्यु हो गई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी पर कांग्रेस के नेताओं ने, जो बाकी कांग्रेस के नेता थे खासकर उत्तर भारत के, उन्होंने दबाव डालना शुरू किया कि अब बहुत साल हो गए आजाद हुए, नेहरू तो रहे नहीं, हिंदी को अब पूरे देश की आधिकारिक भाषा बना देना चाहिए, जोड़ने वाली भाषा हिंदी होनी चाहिए। यह सिर्फ चर्चा हुई, दबाव ही बन रहा था, आधिकारिक भाषा बनाया नहीं गया। लेकिन इस चर्चा ने ही डीएमके की द्रविड़ पॉलिटिक्स में जान फूंक दी। प्रधानमंत्री शास्त्री को खुद आकर बयान देना पड़ा कि हिंदी थोपी नहीं जाएगी, लेकिन वो मुद्दा बन चुका था, डीएमके इसको बड़ा मुद्दा बना चुकी थी। अब कामराज भी उस वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं थे, नेहरू भी जा चुके थे, और फिर डीएमके के आंदोलन को ऐसा बल मिलता गया कि 1967 में उसने तमिलनाडु की सत्ता ही हासिल कर ली, कांग्रेस को यह हरा दिया। अन्ना मुख्यमंत्री बन गए, फिर अन्ना के बाद डीएमके के बड़े नेता बने करुणानिधि, फिर एमजीआर करुणानिधि से अलग हुए, फिर एआईएडीएमके उन्होंने बनाई, और अन्ना के नाम से नई पार्टी बनाई एआईएडीएमके, एमजीआर ने, वो सत्ता में आई 1972 में। और फिर क्या हुआ, एक बार डीएमके एक बार एआईएडीएमके, यही चलता रहा और यही द्रविड़ पॉलिटिक्स चलती रही इन दोनों के इर्द गिर्द। फिर एमजीआर के बाद जयललिता एआईएडीएमके की लीडर हो गई, करुणानिधि के बाद स्टालिन हो गए। ये थी अभी तक की द्रविड़ पॉलिटिक्स। अब इसमें हुई है विजय की एंट्री, वो भी पेरियार का ही नाम ले रहे हैं, यानी वो इस पॉलिटिक्स से अलग नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि विचारधारा उनकी भी यही है। लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके में जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद आ गया था, वो उससे हटकर मूल द्रविड़ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। वो पेरियार को मान रहे हैं, लेकिन पेरियार के मंदिरों के खिलाफ होने वाली बात भी नहीं कर रहे हैं। वो मंदिरों में भी गए चुनाव प्रचार में, ना ही वो उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन के खिलाफ उस उग्र भाषा में बोल रहे हैं। वो द्रविड़ पॉलिटिक्स को एक तरह से आज के युवा के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं, आज के तमिल युवा के साथ। उन्होंने भी अपनी फिल्मों के जरिए मुद्दे उठाए, वो नीट परीक्षा में तमिल भाषा में पढ़े हुए बच्चों के मुद्दे तक को उठा चुके हैं, और पेरियार और अंबेडकर का भी नाम लेते हैं, और उनके साथ कांग्रेस के कामराज का भी नाम लेते हैं, और रानी वेलु नचियार का भी नाम लेते हैं। वो झांसी की रानी की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी की तरह तमिलनाडु में वो रानी थी, उनका नाम लेते हैं। यानी तमिल गौरव की बात वो भी कर रहे हैं, और मुख्य सिद्धांत जिसको वो अपनी विचारधारा से जोड़ रहे हैं वो ये कि जन्म से नहीं तय होना चाहिए कि कोई समाज में ऊंचा है या नीचा है। यह है विजय की द्रविड़ पॉलिटिक्स 2.0। आप सहमत हो या ना हो, लेकिन समझने की जरूरत है इस पॉलिटिक्स को, और यह उत्तर और दक्षिण में जो इतिहास में जो राजनीति में टकराव होता रहा है उसको भी जानने की जरूरत है।